दोस्तों आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आज हम देखेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री। चैप्टर नंबर है अपना 8वां और इसका जो पार्ट है वो है इसका 4th पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट है ये। और इस पार्ट में ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा, तो दोस्तों ध्यान से देखें इसे और समझें। इससे पहले 3 पार्ट बन चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से सर्च करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है हमारे पास, सबसे पहला टॉपिक है भू राजस्व प्रणाली। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप इस टॉपिक को देखने से पहले आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको देख लें। ये उसी क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन ये है हमारा भू राजस्व प्रणाली। तो चलो देख लेते हैं इसमें क्या है। भू राजस्व प्रणाली यानी राजस्व का मतलब होता है दोस्तों टैक्स, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टैक्स की, यानी जो टैक्स मिलता था और भूमि पे क्या टैक्स मिलता है उसके बारे में। राजस्व मुगल शासन की आर्थिक बुनियाद थी, यानी मुगल शासन जो था उसकी जो आर्थिक बुनियाद थी वो टैक्स थी, यानी टैक्स से ही उनको आर्थिक रूप से पैसा मिलता था और आर्थिक रूप से वो मजबूत हुए तो वो टैक्स के कारण हुए। टैक्स इकट्ठा करने के लिए मुगल शासक ने क्या करा, प्रशासनिक तंत्र बनाया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रशासनिक तंत्र मतलब जैसे कि आज हम ब्यूरोक्रेसी देखते हैं ना, ब्यूरोक्रेसी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, शायद ध्यान नहीं आ रहा, हाँ नौकरशाही। जैसे हम हिंदी में इसको नौकरशाही कहते हैं, इंग्लिश में ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ये प्रशासन होता है, प्रशासनिक तंत्र होता है। अब प्रशासनिक तंत्र का मतलब मैं आपको सिंपल से शब्दों में समझा दूं तो कुछ काम करने के लिए कुछ व्यक्ति चाहिए और उन व्यक्ति को कुछ काम की जिम्मेदारी दे दी, यही हमारी है प्रशासनिक तंत्र। जैसे कि टैक्स इकट्ठा करना है तो उन्होंने जिम्मेदारी दे दी किसी एक व्यक्ति को। उन्होंने कहा भाई कि ये जो मतलब उन्होंने ये कहा कि जो फलाना कोई भी व्यक्ति है उसका काम है टैक्स इकट्ठा करना। यानी एक आदमी को काम दे दिया कि तुम्हें क्या करना है, गली गली जाना है, घर घर जाना है और टैक्स को इकट्ठा करना है। दूसरे आदमी को कोई काम दे दिया कि तुम्हें ये निर्धारित करना है कि टैक्स कितना होना चाहिए। तीसरे आदमी को काम दे दिया कि भाई तुम्हें ये देखना है कि टैक्स कहाँ से कितना आया उसका पूरा हिसाब रखना है। चौथे आदमी को ये काम दे दिया कि भाई जो भी टैक्स आ रहा है उसमें ये देखना है कहीं पे कोई कमी तो नहीं हो रही, ठीक है। पांचवें आदमी को ये काम दे दिया कि अगर टैक्स में कोई कमी हो रही है तो वो उसके पीछे कारण क्या है। यानी कि हर आदमी का एक काम बांट दिया गया और उस आदमी को उस काम की जिम्मेदारी दे दी गई कि भाई फलाना व्यक्ति फलाने काम के लिए जिम्मेदार है। तो इसी को बोलते हैं प्रशासनिक तंत्र। क्योंकि अब भाई जो मुगल शासक है, राजा मान लो अकबर है, अकबर थोड़ी ना घर घर जाएगा टैक्स कलेक्ट करने, उसके तो कुछ चेले करेंगे। वो जो आदमी इन कामों को करेगा वही उनका प्रशासनिक अधिकारी होगा और इसी को हम सिंपल से शब्दों में प्रशासन कह सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये जिम्मेदारी दी किसे गई। अब बात आती है भाई जिम्मेदारी दी गई तो किसे, तो देखो यहाँ पे एक वर्ड है दीवान। तो दीवान की बात चल रही है। दीवान के दफ्तर में राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी थी। यानी जो दीवान था, कोई व्यक्ति रहा होगा, उसकी पोस्ट है दीवान, उसका जो दफ्तर है यानी उसका जो ऑफिस है, उस ऑफिस की जिम्मेदारी थी पूरी की पूरी किस चीज़ की, टैक्स कलेक्शन की। यानी वहाँ जिम्मेदारी निर्धारित की गई थी, वहीं सारे लोग रहते थे, ठीक है। वहीं टैक्स वगैरह इकट्ठा जो भी है पूरा हिसाब रहता था। हिसाब रखने वालों की संख्या आई, यानी कि हिसाब रखने वाले व्यक्ति रखे गए। राजस्व अधिकारी रखे गए। राजस्व अधिकारी जो भी टैक्स को कलेक्शन करने वाले व्यक्ति हैं, ये सारे के सारे जो हैं हमारे सामने हिसाब रखने वाले राजस्व अधिकारी, इनकी एंट्री हो गई खेती की दुनिया में। यानी इन्होंने खेती की दुनिया में कदम रख दिया। ये आदमी खेती नहीं करते थे, ये किसान नहीं थे, न ये खेती करते थे, लेकिन ये खेती करने वाले किसानों से टैक्स इकट्ठा करते थे, यानी कि पैसा इकट्ठा करते थे जो कि इनको राज्य को देना होता था, यानी कि मुगल शासक को देना होता था। यानी कि हम बात करें अकबर या जो भी शासक रहा हो, जैसे जैसे उन सबको देना था। अब बात कर लेते हैं कि टैक्स कितना देना था, कैसे देना था, किसको देना था, ये बातें कैसे पता लगेगी। तो टैक्स रकम निर्धारित करने से पहले राज्य जमीन और उसके उत्पादन के बारे में खास जानकारी इकट्ठा करता था। दोस्तों आपको एक बात पता होगी कि कुछ जमीन ऐसी होती है जो उपजाऊ होती है, कुछ जमीन ऐसी होती है जो बंजर होती है। जो उपजाऊ जमीन होती है वहाँ पे बहुत अच्छी फसलें मिलती है, लेकिन जो बंजर होती है वहाँ पे नहीं मिलती। कुछ जगह ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, यानी जहाँ से
कम फसलें मिलेंगी, कुछ जगह ऐसी होगी जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होगी जहाँ से ज़्यादा फसलें मिलेगी। तो ऐसे में उन्हें टैक्स कहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, टैक्स वहाँ से ज़्यादा मिलेगा जहाँ पे मतलब फसल अच्छी होती होगी, और टैक्स कम कहाँ से मिलेगा, कम वहाँ से मिलेगा जहाँ पे फसलें ज़्यादा अच्छी नहीं होती होंगी। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब भी टैक्स का निर्धारण किया जाता था तो सबसे पहले जानकारी इकट्ठी कर ली जाती थी कि कहाँ से कितना टैक्स लेना है, और टैक्स भी इसी के अकॉर्डिंग लिया जाएगा दोस्तों, जहाँ पे मतलब ज़्यादा अच्छी फसलें होंगी, अच्छी खेती होती होगी, वहाँ से ज़्यादा टैक्स ले सकते हैं, जहाँ पे ज़्यादा अच्छी फसलें नहीं होंगी वहाँ से कम ले सकते हैं। इसीलिए टैक्स की रकम निर्धारित करने से पहले राज्य यानी कि शासन जमीन और उसके उत्पादन, जमीन के बारे में जान लेता था, उसके उत्पादन के बारे में कि कहाँ से ज़्यादा होती है कहाँ से कम होती है। सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद क्या करता था, टैक्स निर्धारित करता था। और ये जो भू राजस्व होता था इसका इंतजाम कैसे करा जाता था, इसके लिए 2 स्टेप थी, यानी स्टेप बाइज स्टेप। पहले स्टेप ये थी कि कर निर्धारण करना, यानी जो दोस्तों टैक्स है उसको निर्धारित करना है, पहला काम है। दूसरा काम क्या है, वास्तविक वसूली, यानी उसको वसूल करने का। तो इसको अगर हम सिंपल से शब्दों में कहें तो जमा जो है ये वर्ड यूज़ किया जाता, शब्द यूज़ किया जाता था निर्धारित रकम के लिए। मान लो भाई कोई गांव है, उस गांव का जो भी नाम है XYZ कुछ भी नाम है, उस गांव से उन्होंने टैक्स लेना है 100 रुपये, तो ये क्या हो जाएगी, उनकी जमा हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो उस गांव वाले लोगों ने पूरे पैसे नहीं दिए, उन्होंने सिर्फ 80 रुपये दिए, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हासिल। यानी जमा वो होती है जो निर्धारित की गई रकम होती है, और हासिल वो होती है जो वसूली गई रकम होती है। एग्जैक्ट। अकबर ने राजस्व अधिकारी को आदेश दिए, अकबर ने क्या करा, जो टैक्स अधिकारी था उसको ऑर्डर दे दिए कि टैक्स नगद ले, या तो मतलब नगद में ले, पैसे सिक्के जो भी चलते होंगे उस टाइम पे उसमें, या फिर अगर कोई नगद ना दे पाए, नगद लेना पॉसिबल ना हो, तो फसल के रूप में भी आप ले सकते हो, उनको ऑप्शन दे देना। यानी यहाँ पे 2 ऑप्शन है सीधे सीधे, या तो भाई नगद दे दे, अगर नगद नहीं दे सकता तो फसल के रूप में दे दे, यानी फसल ही दे दे जो भी हिस्सा है इसके अकॉर्डिंग। टैक्स वसूलते समय राज्य ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने का प्रयास करता था ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके, और जुताई की ज़मीन तथा जुताई लायक ज़मीन की नपाई की जाती थी, यानी देखी जाती थी कौन सी जुताई की ज़मीन है और कौन सी ज़मीन इस लायक है कि उसमें भविष्य में जुताई की जा सकती है, उसको नाप लिया जाता था। लेकिन यहाँ पे नापने में एक समस्या आई दोस्तों। समस्या कहाँ पे आई, जहाँ पे मान लो जंगल रहे होंगे, जहाँ पे मतलब ज़्यादा आसानी से पॉसिबल नहीं रहा होगा, तो वहाँ पे नापने में दिक्कत जरूर आई। तो ये जो टॉपिक था दोस्तों, ये था टैक्स निर्धारण से, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने आपको यहाँ से कवर किया है। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है चांदी का भाव, यानी कि जो भारत देश है हमारा, हमारे देश में चांदी कहाँ से आई और चांदी कैसे आई। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि चांदी भारत में कब और कैसे आई, कब नहीं, चांदी भारत में कहाँ और कैसे आई, कहाँ से आई और कैसे आई। तो देखो, भारत का जो व्यापार था दोस्तों वो बहुत दूर दूर तक फैल रहा था, बहुत सारे साम्राज्य थे उस टाइम पे, उन दूर दूर तक। यानी आपको पता है हमारा जो देश है, अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे समुद्र है, आप जानते ही हो समुद्र से घिरा हुआ है। तो इधर से समुद्र पार व्यापार इधर के देशों से होता था, इधर जहाँ भी मतलब हमारा समुद्र पार व्यापार होता था दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो कि भारत का समुद्र पार व्यापार बढ़ा इस टाइम पे, ये बात चल रही है 16वीं से 18वीं शताब्दी की। इससे व्यापार में विविधता आई, विविधता का मतलब वैरायटी आ गई। वैरायटी कैसे, अब अलग अलग देशों से व्यापार होगा दोस्तों, तो अलग अलग तरह की चीज़ें भी आएंगी सामने, तो ये सारी चीज़ें सामने आई। और यूरोप से एशिया का व्यापार बढ़ा। 2 अलग अलग महाद्वीप की बात चल रही है, एक है यूरोप महाद्वीप और एक है एशिया महाद्वीप, इन दोनों के बीच में व्यापार बढ़ा। नई वस्तुओं का व्यापार होना शुरू हो गया, अलग अलग तरह की चीज़ें भारत से वहाँ जाने लगी और वहाँ से यहाँ आने लगी। यानी कि आपको पता है दुनिया के बहुत सारे देशों में अलग अलग संसाधन है, जो चीज़ भारत के पास है हो सकता है वो किसी दूसरे देश के पास ना हो, जो चीज़ दूसरे के पास है वो हो सकता है भारत के पास ना हो। तो ऐसे में आपस में क्या करते थे, उन चीज़ों का व्यापार कर लेते थे। तो नई वस्तुओं का व्यापार हुआ, भारत से निर्यात होने वाली वस्तु के बदले में भारत में चांदी आई। यानी भारत से जो चीज़ें बिकती थी ना बाहर के देशों में, यानी समुद्र पार के देशों में, तो वहाँ से बदले में क्या मिलता था हमको, पैसे जो भी है चांदी के रूप में मिलता था, चांदी मिल जाती थी। और ये हमारे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि भारत में चांदी के प्राकृतिक संसाधन नहीं थे, हमारे यहाँ पे ये चीज़ें नहीं थी और हमको इसके बदले में वहाँ से चांदी मिल जाती थी। और ये बात चल रही है दोस्तों 16वीं से 18वीं शताब्दी की। उस टाइम पे फिर क्या हुआ, चांदी भारत में बहुत सारी आ गई थी, अलग अलग जगह से चांदी का व्यापार होता था। तो ऐसे में क्या हुआ दोस्तों कि ये जो सिक्के वगैरह थे इनकी ढलाई बहुत ज़्यादा हुई, सिक्के वगैरह बहुत सारे
क्यों ढलाई की गई सिक्कों की, यानी सिक्के क्यों बनाए गए? सिक्के इसलिए बनाए गए ताकि नकदी उगाहने में आसानी हो जाए, यानी नगद जो पैसा है उसको कलेक्शन करने में आसानी हो जाए सरकार को, राज्य को। सरकार कौन थी उस टाइम पे? सरकार थी वहाँ पे शासन, जो मुगल शासन था, और जो भी राजा रहा हो, अकबर था वैसे मेन हम पढ़ रहे हैं, अकबर के बाद और अकबर के पहले जो भी सिस्टम रहा है वो सारा ही हमारा सरकार, उसी को हम सरकार कहेंगे। दोस्तों लास्ट टॉपिक है इसका आईने अकबरी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना। कम शब्दों में समझाऊंगा मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, तो आप कोशिश करना ध्यान से सुने इसे। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं पेपर में, आईने अकबरी के बारे में बताओ। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, हो सकता है इस बार भी आ जाए, तो आप ध्यान से देखें इसे। क्या हुआ था दोस्तों, बादशाह अकबर जो थे उन्होंने हुक्म दिया अपने चेले अबुल फजल को, उन्होंने बोला कि इसे, वो उनका दरबारी इतिहासकार था, अबुल फजल जो था वो दरबारी इतिहासकार था, ठीक है, तो इसे लिखा था, यानी उन्होंने हुक्म दिया था अबुल फजल को और अबुल फजल ने इसको लिखा था। ये जो आईने अकबरी पुस्तक है 1598 में हुआ था ये सारा काम। 1598 में क्या हुआ, 5 संशोधनों के बाद इसे तैयार किया। संशोधन का मतलब होता है सुधार, अमेंडमेंट, सुधार, यानी 5 बार सुधार हुआ। पहली बार कुछ कमी रही होंगी तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, इस तरीके से 5 बार सुधार करने के बाद आईने अकबरी आई। अकबरनामा, अकबरनामा जो लिखा गया था उसी का एक पार्ट था आईने अकबरी। इसको 3 जिल्दों में, यानी 3 अध्यायों में, 3 भागों में, 3 पार्ट में लाया गया। जो पहले 2 पार्ट थे, यानी बात करें हम फर्स्ट के एंड सेकंड की, तो ये तो है ऐतिहासिक दास्तान, यानी मुगलों का इतिहास और उसके बारे में जानकारियाँ इसमें मिलती हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो पार्ट 3 है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा यहाँ से नहीं बनता, यहाँ से नहीं बनता, क्वेश्चन बनता है हमारा यहाँ से, और इन दोनों पार्टों के बारे में चैप्टर 9 है उसमें हम पढ़ सकते हैं, उसमें हमें थोड़ा डिटेल में मिलेगा। तो हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट 3 की, आईने अकबरी। आईने अकबरी क्या था दोस्तों? आईने अकबरी एक ऐसी पुस्तक थी, एक ऐसा संकलन था जिसमें शाही नियम, यानी जो भी राजा के शाही नियम रहे होंगे उनके बारे में डिटेल में लिखा था, कानून के बारे में लिखा था, जो भी उस समय कानून रहे होंगे, साम्राज्य के एक राजपत्र के रूप में इसको बनाया गया था। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आईने अकबरी याद रखना, शाही नियमों और कायदे कानूनों की एक किताब है आईने अकबरी। आइन ने इन मसलों पर विचार से चर्चा की गई। आइन जो थे आईने अकबरी, इनमें ये सारे जो टॉपिक आपके सामने स्क्रीन पर हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा की गई है। अब ये टॉपिक कौन कौन से हैं दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर हैं, जैसे दरबार, प्रशासन, सेना, राजस्व के स्रोत, अकबर के साम्राज्य में प्रांतों का भूगोल, साहित्य, सांस्कृतिक धार्मिक रिवाज, ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों जो आप देख पा रहे हैं ये सब बहुत डिटेल में लिखी हुई थी आईने अकबरी में। दरबार के बारे में सब कुछ बताया गया था, प्रशासन के बारे में बताया गया था, सेना कैसे संचालित होती थी, कितनी सेना थी, हाथी घोड़े जो भी रहे होंगे, औजार हथियार, सब के बारे में डिटेल थी। राजस्व के स्रोत यानी टैक्स का जो मतलब स्रोत थे, साधन थे, वो क्या थे उस टाइम पे, भूगोल, साहित्य, सांस्कृतिक धार्मिक रिवाज, सब कुछ आईने अकबरी में कलेक्शन था, सब कुछ इकट्ठा था, संकलित था। तो इसमें अकबर के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य के शासन के बारे में जानकारी लिखी गई थी आईने अकबरी में। इसको हम शॉर्ट में आइन आइन बोलेंगे, आपकी बुक में भी कई जगह आइन लिखा होगा, खाली आइन है तो समझ जाना आईने अकबरी की बात चल रही है। इसको भी 5 पार्ट वगैरह में बांटा गया था। तो पहले में प्रशासन के बारे में, दूसरे में प्रशासन के बारे में, तीसरे में प्रशासन के बारे में, और फिर आगे क्या क्या था ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा आप इसे ध्यान से समझने का एक बार प्रयास करो, ठीक है। पहले 3 भाग जो हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, पहले 3 भाग प्रशासन के बारे में विवरण देते हैं, यानी जो प्रशासन था मुगल शासन में, जो भी मतलब अधिकारी वगैरह थे उसके बारे में पहले 3 पार्ट, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट बताते थे। यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड हैं, मुल्क आबादी, मुल्क आबादी, दूसरा है मंजिल आबादी। मैं बहुत जल्दी लिख रहा हूँ, शायद आपको हैंडराइटिंग बहुत गलत बेकार लग रही होगी, तो इसमें थोड़ी दिक्कत आती है लिखने में, आप ध्यान से समझो। अब ये मुल्क आबादी और मंजिल आबादी ये है क्या, तो मंजिल आबादी जो किताब है इसमें शाही घर परिवार और उसके बारे में बताया गया, यानी इसमें शाही घर परिवार, ठीक है, शाही घर परिवार के बारे में बताया गया है। सिपाही आबादी, ये जो सिपाही आबादी है इसमें क्या बताया गया, सैनिक वगैरह के बारे में, वहाँ पे सैनिक व्यवस्था, नागरिक व्यवस्था क्या थी उसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। और जो पहला था बात करें अगर हम मुल्क आबादी की, तो इसमें मुल्क के बारे में यानी देश के बारे में, राज्य के बारे में, शासन के बारे में
इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। वहाँ पे आबादी, प्रांत, वहाँ पे वित्तीय व्यवस्था, टैक्स कलेक्शन के बारे में कि टैक्स कैसे इकट्ठा होता था, और वो जो सांख्यिकीय सूचनाएं यानी कि आंकड़े जो होते हैं वो, प्रशासन, और इन सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया गया था। तो ये सारी चीज़ें हमें मिली है आईने अकबरी से। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ इसे करके मुझे कमेंट में लिखो। आपके लिए इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईने अकबरी के बारे में हमने पढ़ लिया। आपको पता है कि आईने अकबरी मुगल कालीन इतिहास के बारे में जानकारी देने का एक बहुत ज़बरदस्त स्रोत माना जाता है। आप अच्छे से जानते हैं इस बारे में, बहुत 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 अच्छा स्रोत माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से संकलन करवाया गया था, बातों को बहुत अच्छे से लिखा था, और 5 बार इसका संशोधन हुआ था। इसका मतलब कि कमियां जरूर रही होंगी, उन कमियों को सुधारने की कोशिश की गई होगी। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आईने अकबरी में कुछ कमियां थी, और ये कुछ कमियां कहाँ पे थी? तो दोस्तों आपको ये कमियां मुझे पॉइंट में लिख के बता देने हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना है कम से कम शब्दों में, कोई मैं समझ जाऊंगा, आप शॉर्ट में लिख देना। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये कमियां मिलेंगी कहाँ। अगर आप एनसीईआरटी की बुक यूज़ करते हो, आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, तो पेज नंबर जो है 220, आप एनसीईआरटी की पेज नंबर 220 में आप देख सकते हो। तो आपको ये सेकंड पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ से सेकंड पैराग्राफ के बीच में सारे पॉइंट आपको बहुत डिटेल में मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो। मैं आपको इनमें से हिंट के लिए एक पॉइंट बता देता हूँ, सिर्फ एक पॉइंट मैं बताऊंगा, बाकी आपको बताने कि आईने अकबरी में कुछ जो गणित मतलब जो कुछ आंकड़े लिखे हुए थे ना, जैसे इतने हजार, ये वो जो भी लिखा है, उसमें जो कुछ प्लस माइनस जो भी था या लिखने में कुछ ना गलतियां थी, आंकड़े लिखने में गलतियां थी। तो एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया, इसके बाद का सारे पॉइंट जो भी हैं आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों यहाँ से जो था हमारा पार्ट 4 यानी पार्ट 4 कवर हो चुका है, पार्ट 4 खत्म हो चुका है और हमारा चैप्टर खत्म। ठीक है, अब मैं आपसे एक और बात बताना चाहता हूँ, सिर्फ 10-15 सेकंड के लिए आप सुन लो। सारे के सारे पार्ट अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में, आप प्लेलिस्ट में जाओ, यहाँ पे नई पुरानी दोनों वीडियो अवेलेबल है। जो नोट्स से मैं बता रहा हूँ, नोट्स से लगभग 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं पहली दूसरी बुक में से, और जो बचे हुए हैं वो आपको धीरे धीरे हो जाएंगे। तो आप वहाँ से सारे वीडियो देख सकते हो प्लेलिस्ट में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।